पहले हमने तरंगों को माध्यम के आधार पर दो भागों में बांटा था। पहला था यांत्रिक तरंगें, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या माध्यम में प्रत्यास्था हो, घनत्व हो, तो ऐसे ही माध्यम में यांत्रिक तरंगें चल सकती हैं। दूसरे तरह की तरंगें हमारी थी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए हम जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न ऐसी तरंगें हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना माध्यम के भी आगे बढ़ती हैं। ये अप्रत्यास्थ तरंगें हैं और इन तरंगों का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल से ये चलती हैं। अब ये तरंगें जब किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो इनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। बिना किसी माध्यम के इनकी स्पीड अधिक रहती है। अब हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ऐसे कणों से मिलकर बनी होती हैं जिनमें अस्थायी अवस्था में, अस्थायी या विरामावस्था में कह सकते हैं, उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। लेकिन जब ये कण गति की अवस्था में आते हैं तो इसमें गति के कारण कुछ ना कुछ द्रव्यमान उपस्थित रहता है और ये जो कण हैं इन्हें हम कहते हैं फोटोन। और ये प्रकाश के संचरण के, जैसे प्रकाश चल रहा है तो ये कण जो है उसके संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत कंपन के करने के कारण इन तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग नहीं, अनुप्रस्थ तरंग। लंबवत कंपन करने के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो कण होते हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, ये प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते रहते हैं। इसी कारण से इस तरंग कहते हैं। और इन तरंगों की जो प्रकृति होती है वह द्वैत होती है। द्वैत होने का मतलब है इसमें डबल नेचर होता है, स्वभाव होता है। ये कण की तरह भी व्यवहार करती हैं क्योंकि ये कणों से मिलकर बनी है, और ये तरंगों की भांति भी व्यवहार करती हैं क्योंकि ये माध्यम में संचरित होती रहती हैं और ये कण कंपन करते रहते हैं। अब हम आगे इन तरंगों का वर्गीकरण करते हैं तो देखते हैं कि जिस तरंग की तरंगदैर्घ्य बड़ी होगी उसकी आवृत्ति और ऊर्जा कम होगी। अगर तरंगदैर्घ्य कम होगी तो उसकी आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होगी। इस आधार पर हमने विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को इस सारणी में बनाया है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखे गए हैं, ये इनकी तरंगदैर्घ्य दी गई है और ये इनकी आवृत्ति दी गई। पहले है गामा किरणें, जिन्हें कहते हैं गामा रेज। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, यानी कि 1 मीटर में अगर हम चेक करेंगे तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम आएंगे। अगर 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर चेक करेंगे तो हो जाएगा 10⁻10 मीटर। और उनकी आवृत्ति क्या होती है 3 × 10⁹ हर्ट्ज से अधिक होती है। दूसरी तरंग है हमारी गामा किरणें। इनकी तरंगदैर्घ्य होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक और इनकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। आप इसको देख रहे हैं कि ये जो मानक है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। हर स्टेप में जहाँ खत्म होगा उसको वहाँ से शुरू करना है, जहाँ से खत्म होगा उसको वहाँ से शुरू करना है। ये जहाँ से खत्म होगा अगले को वहीं से शुरू करना है। फिर है आगे हमारी पराबैंगनी, यूवी लिखा है, अल्ट्रा वायलेट तरंगें जो हैं ये, इनकी जो तरंगदैर्घ्य है 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम एक मध्य रहती है और इनकी आवृत्ति रहती है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 7 × 10⁻16 हर्ट्ज तक। अगली है दृश्य प्रकाश, विबग्योर। विबग्योर आप
पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। दृश्य प्रकाश का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, जो प्रकाश जो हमको दिख रहा है समझो वो प्रकाश क्या है, दृश्य है। दृश्य प्रकाश के ऊपर के प्रकाश को या इसके नीचे के प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। दृश्य प्रकाश विपयोर से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसके बारे में हम आपको भी आगे बताएंगे। इनकी जो तरंग दैर्घ्य है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के मध्य रहती है और इनकी आवृत्ति जो है ये 7×10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4×10⁻14 हर्ट्ज तक रहती है। फिर आगे है औरक्त विकिरण IR से, इन्हें इंफ्रारेड भी कहते हैं इंग्लिश में। इनकी जो आवृत्ति होती है 7600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 मिलीमीटर तक, यानी कि अभी तक की जितनी भी तरंग दैर्घ्य थी सब 1 मिलीमीटर से कम थी। अब इसके आगे 1 मिलीमीटर से अब आगे हम बढ़ेंगे। इसकी जो आवृत्ति होती है ये कितनी होती है, 4×10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 3×10⁻11 हर्ट्ज तक। फिर है हमारी सूक्ष्म तरंगे, छोटी तरंगे नाम से ही है, 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इनकी आवृत्ति होती है और इनकी तरंग दैर्घ्य दी गई है 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक। और इनकी जो आवृत्ति होती है वह 3×10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 3×10⁸ हर्ट्ज तक। सबसे आखिरी में हमारी रेडियो तरंग, ये सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य है। सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य है 1 मीटर से लेकर 1 लाख किलोमीटर तक, यानी कि इसकी ऊर्जा जो है काफ़ी कम होती है। और इसकी आवृत्ति जो है 3×10⁸ हर्ट्ज से लेकर 3 हर्ट्ज तक होती है। चलिए आगे हम जानते हैं दृश्य प्रकाश तरंगों के बारे में। दृश्य प्रकाश तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या उनका अनुभव करते हैं। इसी वजह से साधारण भाषा में इसे हम प्रकाश कहते हैं। इनकी जो स्पेक्ट्रम है तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के मध्य रहती है। और यही है, ये हमारा है पराबैंगनी क्षेत्र, ये है औरत क्षेत्र, और ये जो बीच का स्पेक्ट्रम दिख रहा है बीच से भी का होता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश अर्थात इससे जो कम वाले हैं वो पराबैंगनी में चले जाएंगे, जो ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाले वो औरत में चले जाएंगे। स्पेक्ट्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग न्यूटन ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने अपने प्रयोग में एक प्रिज्म लेकर उस पर जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश, जब एक प्रिज्म में से गुजारा गया 7 रंगों में विभक्त हो गया जिनसे ये बना हुआ था। इन रंगों में था बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें हम अंग्रेजी के शब्द विपयोर के माध्यम से, जो हमने आपको वहाँ नहीं बताया था, विपयोर के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, या हिंदी में बैनी या पीना लाल के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए जो लाल रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और जो बैंगनी कलर की है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। प्रकाश ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर ये यहाँ 7600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम के बीच जिनकी तरंग दैर्घ्य होती है वही हमें दिखाई पड़ते हैं। इसकी कम या ज़्यादा वाले हमको दिखाई नहीं देते हैं। और जो दृश्य स्पेक्ट्रम है इसमें हमारी आंखों के लिए सबसे अधिक सुग्राही कलर है पीला और हरा। लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम के मध्य ये रहते हैं। ये हमारी आंखों के लिए सबसे ही सुग्राही हैं। हमारी आंखें इन्हें आसानी से देख सकती है और महसूस करती है। तो फिर चलिए हम इस सारणी को पहले समझते हैं। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य को दिया गया है एंगस्ट्रॉम में, यहाँ पे सारणीबद्ध किया गया है। यहाँ पे जो दृश्य प्रकाश है उनके रंगों के नाम दे दिया गया है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और
लाल। यहाँ पे ये लिमिट बना दी गई है कि दृश्य क्षेत्र का मतलब है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच तक की तरंग दैर्घ्य वाली जो तरंगे हैं उन्हीं को हम देख सकते हैं, इन्हीं कलर में वो होती हैं। इससे जो कम वाली हैं उन्हें कहते हैं पराबैंगनी क्षेत्र या पराबैंगनी तरंगों नीचे हैं, और जो औरक क्षेत्र है वो इसके नीचे है। औरक क्षेत्र की जो तरंग दैर्घ्य इससे बड़ी होगी 7600 से, और पराबैंगनी की 3900 से कम होगी। अब हम यहाँ पे तरंगों पर ध्यान दें तो तरंग दैर्घ्य दे रहे हैं लाल, ये बैंगनी वाली है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, छोटी है, और लाल वाली सबसे बड़ी है। तो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4250 एंगस्ट्रॉम के मध्य रहती है। दूसरी तरंग दैर्घ्य है हमारी स्पेक्ट्रम, नीला स्पेक्ट्रम, ये है 4250 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4600 एंगस्ट्रॉम के मध्य ये रहता है नीला वाला। फिर है आसमानी, ये 4600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4950 एंगस्ट्रॉम के मध्य। हरा रंग का जो है 4950 से लेकर 5700 एंगस्ट्रॉम के मध्य। पीला कलर जो है 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5900 एंगस्ट्रॉम के बीच रहता है। इसकी तरंग दैर्घ्य नारंगी जो रंग है ये 5900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6200 एंगस्ट्रॉम के मध्य इसकी तरंग दैर्घ्य रहती है। लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच रहती है। अब हम ये जानते हैं कि जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होती है, कितनी होती है? 7500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6200 एंगस्ट्रॉम के बीच रहती है इन दोनों की। और सबसे कम स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य कौन है? बैंगनी कलर वाली, ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4250 एंगस्ट्रॉम के मध्य रहती है। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य पर ध्यान दें, तरंग यहाँ बनाई गई है, देख रहे हैं बीच में कम स्पेस है, यानी तरंग दैर्घ्य कैसी है? छोटी है। उसके नीचे जाएंगे तो नीले वाली थोड़ी उससे बड़ी हो जाएगी, फिर उससे नीचे जाएंगे आसमानी वाली उससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर नीचे आएंगे हरे रंग की तरंग दैर्घ्य पर ध्यान देंगे तो ये उस वाले से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिर है पीले वाली, इस वाली से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। नारंगी वाली इस वाले से बड़ी है, और सबसे लास्ट में लाल वाली इन सबसे बड़ी है। यानी हम जान रहे हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में तरंग दैर्घ्य को रखा गया है। ठीक है। अब आगे हमारे मन में एक सवाल उठता है कि कोई वस्तु अगर लाल है तो हमें लाल क्यों दिखाई देती है, या कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु सफ़ेद क्यों दिखाई देती है? तो इसका कारण है कि जब भी दृश्य प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु जिस कलर की होती है वह उसी रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है, जिसकी वजह से हमारी आँखों में वही प्रकाश का रंग दिखाई देता है। जैसे सूरज के प्रकाश में गुलाब के फूल का रंग लाल क्या होता है? क्योंकि गुलाब का फूल जो है सूरज से निकलने वाली सभी किरणों को सोख लेता है, सिर्फ लाल रंग के प्रकाश को ही विकृत करता है और वह हमारी आंखों पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें गुलाब का फूल लाल रंग का दिखाई पड़ता है। दूसरा है कि सफ़ेद कलर हमको क्यों दिखाई देता है? जैसे सफ़ेद वस्तु के ऊपर जितना भी दृश्य प्रकाश पड़ता है वह सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, किसी भी रंग के प्रकाश को अपने पास रोकता नहीं है, इसलिए वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। और काली वस्तुएं हमें काली क्यों दिखाई देती हैं? जैसे ब्लैक बोर्ड है काला है, या बाल है। इसका कारण यह है कि ये वस्तुएं जो पूरी तरह से काली होती हैं अपने ऊपर पड़ने वाले दृश्य प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं, वहाँ से परावर्तित नहीं करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें वस्तुएं काली रंग की दिखाई पड़ती हैं। अब चलिए हम जानते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश के स्रोत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो जानिए प्रकाश का स्रोत जो सबसे बड़ा प्राकृतिक माध्यम है हमारा सूर्य। सूर्य प्रकाश के स्रोत का सबसे बड़ा माध्यम है, इससे हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। दूसरे और भी उपकरण हैं, ये प्राकृतिक हो गया। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल या कृत्रिम तो क्या है? बल्ब है, टार्च है, एलईडी है, और सीएफएल है, लैंप है। ये सब कैसे स्रोत हैं?
कृत्रिम स्रोत हैं जिससे हमें दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। अब इस प्रकाश के उपयोग के बारे में हम जान जाएं। सबसे पहला उपयोग होता है कि वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। वस्तुओं को देखने में। दूसरा है दृश्य प्रकाश के द्वारा हम सौर सेल या सौर पैनल ऐसे उपकरणों को लेकर के अपनी बैटरियों को चार्ज करते हैं। सौर सेल में। तीसरा है उसमें हम ये दिखा सकते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, इसमें प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। चौथा कारण भी बता सकते हैं कि हमें दूरबीन की सहायता से जो दूर की वस्तुएं देखनी रहती हैं वहाँ पर भी हमें दृश्य प्रकाश हमारी सहायता करता है। इस प्रकार से दृश्य प्रकाश हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे प्रकाश का ध्रुवण का अध्ययन करेंगे। चलिए जानते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। हाइजेंस की वेव थ्योरी के अनुसार, हाइजेंस ने जो तरंग सिद्धांत दिया थ्योरी, इसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश जब तरंग है तो उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है। तो एक घटना है प्रकाश का ध्रुवण, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ प्रकृति होने के लिए क्या आवश्यक है कि तरंग में माध्यम के कण जो है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करने चाहिए। तो प्रकाश जो तरंग के रूप में आगे बढ़ता है तो इसके जो कण है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन करते रहते हैं। अब आगे जानते हैं आधुनिक प्रकाश के बारे में। जब प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है तो प्रकाश के जो कण होते हैं उन्हें हम वेक्टर कण कहते हैं। वेक्टर कण सभी दिशाओं में तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते रहते हैं। इनकी दिशा यहाँ पे चित्र में ऐसे दिखाई गई है, इधर इधर करके हर दिशाओं में ये कंपन कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रकाश को हम कहते हैं आध्रुवित प्रकाश। जब हम आध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमैलीन क्रिस्टल के ऊपर डालते हैं तो इसके जो सभी दिशाओं में कंपन कर रहे थे उसमें से जो टूरमैलीन के अक्ष के अनुसार या इसके समांतर कंपन करते हैं वही कण जो है इस टूरमैलीन क्रिस्टल के बाहर निकलते हैं, शेष क्रिस्टल में सोख लिए जाते हैं। अर्थात जो कण यहाँ पे आएगा इसका कंपन यहाँ पे इस तरह होगा, सीधे ये जब आएगा तो यह इसके अक्ष के साथ कंपन करता हुआ आगे निकलेगा। शेष जो भी जितने भी प्रकाश के कण वेक्टर कण है कंपन कर रहे हैं वो टूरमैलीन के द्वारा सोख लिए जाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ से आधुनिक प्रकाश जब टूरमैलीन क्रिस्टल के ऊपर डाला गया तो यहाँ से ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्रकाश हमको प्राप्त हुआ। क्यों ये ध्रुवित है? क्योंकि इसके जो कंपन है वे सब एक निश्चित दिशा में ही है, जो इस टूरमैलीन के अक्ष के अनुसार ही, जो इसकी अक्ष है इसी के अनुसार ही कंपन कर रहे हैं। अब हम आगे जानते हैं कि ध्रुवण किसे कहते हैं। किसी आध्रुवित प्रकाश को किसी भी ध्रुवक द्वारा, जो टूरमैलीन क्रिस्टल है इसे कहते हैं ध्रुवक, किसी आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवक द्वारा ध्रुवित कर देने की घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। आगे हम अब जानेंगे ध्रुवण का क्या उपयोग है। प्रकाश के ध्रुवण का उपयोग। सबसे पहला उपयोग है कि वायुयानों या अंतरिक्ष यानों में प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है
3D तस्वीर लेने में। बादलों की स्वच्छ और साफ तस्वीर लेने के लिए भी हम प्रकाश के ध्रुवण के द्वारा साफ तस्वीर लेते हैं। आगे है इसका एक और उपयोग है, जब हम रात के समय वाहनों के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो सामने से अगर कोई एकाएक वाहन दूसरा आ जाता है जिसकी प्रकाश की लाइट काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण हमारी आँख चकाचौंध हो जाती है और हम सामने देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अगर हम पोलराइड का उपयोग करें, अर्थात ऐसे उपकरण का उपयोग करें जो प्रकाश को ध्रुवित कर सके, तो हम प्रकाश की तीव्रता को कम कर देंगे और हमें आसानी से उस चमक में भी देखने का एहसास प्राप्त होगा। इसका एक और उपयोग है कि प्रकाश की तीव्रता को कम करने एवं नियंत्रित करने में। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि जो प्रकाश के कण होते हैं उन्हें हम वेक्टर कण कहते हैं। ये वेक्टर कण सभी दिशाओं में तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते रहते हैं। यहाँ पे चित्र में द्वारा इसे दिखाया गया, प्रकाश के कण जो आगे बढ़ रहे हैं और सभी दिशाओं में लंबवत कंपन कर रहे हैं तरंग के चलने की दिशा के। इस प्रकार के प्रकाश को हम कहते हैं आधुनिक प्रकाश। इसी आधुनिक प्रकाश को लेकर के हम जब किसी टूरमेलिन क्रिस्टल के ऊपर या किसी भी ध्रुवक के ऊपर डालते हैं तो ये निर्भर करता है कि ध्रुवक की प्रकृति कैसी है। ये समांतर इसका इस तरह से खींचा गया है, ये इस प्रकार का ध्रुवक है। तो ये इसमें से जो कंपन करने वाली कण है उसमें से उसी तरह के कंपन करने वाले कणों को ही आगे जाने देगा, यानी कि ऐसी तीव्रता वाले प्रकाश को ही आगे बढ़ने देगा। शेष कंपन करने वाले कण इस टूरमेलिन क्रिस्टल के द्वारा यहीं पर रोक लिए जाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से यह अद्भुत प्रकाश इस ध्रुवक के द्वारा ये ध्रुवित हो गया है, चित्र में दिखाया गया है।